नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज एक बिल्कुल ही नया विषय लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। और ये नया विषय है जैमिनी ज्योतिष। जैमिनी ज्योतिष से फलादेश कैसे करें। ठीक है। देखिए, अभी तक के मेरे जितने भी क्लासेस हुई वो हुई पाराशरी ज्योतिष पर। आज हम बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष की। अब जैमिनी ज्योतिष पराशरी ज्योतिष से अलग कैसे है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन जैमिनी ज्योतिष में मैं क्यों बात कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें कभी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालना है। टाइमिंग ऑफ इवेंट कि कोई घटना कब घटेगी, तो हम उसको जैमिनी ज्योतिष से कैसे पता लगाएं कि कोई घटना कैसे घटेगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक चार्ट ले लिया है। ये चार्ट है मेरे पास, और इसमें हम आज पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बेस पे काम करेंगे और कोई एक प्रमुख घटना का पता लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जैमिनी ज्योतिष में सबसे पहले जो नियम है वो है इसके कारक। अच्छा, जैमिनी ज्योतिष में एक और चीज मैं बता देती हूँ। हम यहाँ पे चर दशा के बारे में बात कर रहे हैं। जो जैमिनी ज्योतिष के जानकार हैं उनको ये पता है कि जैमिनी ज्योतिष में तीन तरह की दशाएं होती हैं। एक चर दशा, एक स्थिर दशा, और एक और होती है मंडूक दशा। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे चर दशा के बारे में। तो यहाँ पर जो कारक बनेंगे, चर कारक, उनके बारे में बताते हैं। चर कारक कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आत्म कारक, एक होते हैं अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक या पितृ कारक। इसको कहीं किसी किताब में मैंने पुत्र कारक भी लिखा देखा है और किसी किताब में पितृ कारक भी देखा है। फिर आते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच। छठे होते हैं ज्ञाति कारक, और सातवें बनते हैं दारा कारक। ठीक है। तो ये जो आत्म कारक है इनको हम शॉर्ट में ए के, अमात्य कारक को ए एम के, भ्रातृ कारक को बी के, मातृ कारक को एम के, पुत्र कारक या पितृ कारक को एम पी के, ज्ञाति कारक को जी के, और दारा कारक को डी के कह देते हैं। ठीक है। अब ये कौन होते हैं, कौन सा ग्रह आत्म कारक बनेगा, कौन सा अमात्य कारक बनेगा, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। कि जब हम कोई भी कुंडली देखते हैं तो हम ग्रहों को देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये जो सात ग्रह हैं, इन ग्रहों में जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, वो बनता है आत्मकारक। और फिर जो सेकंड नंबर का होगा, सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, वो बनेगा अमात्य कारक। थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बनेगा भ्रातृ कारक, और इसी तरह से ये सीक्वेंस रहता है। तो अभी जो हमने कुंडली देखी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट भ्रातृ कारक बने, कौन सा प्लैनेट। तो यहाँ पर देखिए सभी ग्रहों के
अंशात्मक मान लिखे हुए हैं, यानी कि डिग्री वैल्यूज लिखी हुई है। तो लगन को छोड़कर यहां पर हम देखते हैं, राहु केतु को भी नहीं लेंगे। शनि तक देखिए, 24 डिग्री 34 मिनट्स के शनि है, 24 डिग्री 28 डिग्री के शुक्र हैं, और उससे भी ज्यादा सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन है? 25 डिग्री 58 मिनट के 2558 के सूर्य हैं। तो इस चार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो सूर्य है, इसलिए सूर्य को हमने ए के लिख दिया। फिर सेकंड हाईएस्ट डिग्री 25 से कम कोई है? ये देखिए, यहाँ शुक्र और शनि दोनों ही लगभग एक जैसी डिग्री पे है, लेकिन मिनट्स को देख लेते हैं। 34 मिनट और 28 मिनट, तो सैटर्न हो गए ए एम के। इस चार्ट में ए एम के कौन बने? सैटर्न। इसके बाद शुक्र हो गए बी के, भ्रातृ कारक। शुक्र बनते हैं बी के। इसके बाद 22 डिग्री पर आपके चंद्रमा, तो चंद्रमा यहां पर मातृकारक हो गए। इसके बाद 22 डिग्री से कम कौन सा है? 15 डिग्री। मंगल हो गए यहाँ पे, मंगल पीके, पुत्र कारक। इसी तरह से मंगल के बाद बुध हो गए ज्ञाति कारक, बुध बने ज्ञाति कारक। और लास्ट गुरुदेव हो गए दारा कारक, डी के। ठीक है। और राहु केतु को कोई ऐसा कारक तत्व नहीं दिया जाता। अब आगे देखें कि सबसे पहले तो हम जेमिनी में ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से प्लैनेट्स कौन सा कारक बना। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इनकी दशा का क्रम क्या होगा। क्या डिसाइड करेंगे? दशा क्रम। और हम चर दशा देख रहे हैं, चर दशा के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं महादशा। इसमें एक तरीका है सव्य और अपसव्य का। देखिए, एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको कारक तत्व कौन से होते हैं ये जानना होता है। फिर बात आती है जैमिनी दशा में ग्रहों की दशाएं नहीं होती। जैमिनी ज्योतिष में किसकी दशाएं नहीं होती? ग्रहों की नहीं होती, तो किसकी होती है? राशियों की दशाएं होती हैं। किसकी दशा होती है यहाँ पर? राशियों की दशाएं होती हैं। तो जब राशियों की दशाएं होती है तो यानी कि 12 दशाएं होंगी, बिल्कुल होंगी। ऐसे मेष राशि की, वृषभ राशि की, मिथुन राशि की, कर्क राशि की। अब किसी के जीवन में कौन सी दशा सबसे पहले आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, चौथी कौन सी आएगी, ये पता लगाना होता है। तो यहाँ पे एक कहा जाता है कि सव्य क्रम की राशियां और अपसव्य क्रम की राशियां। अब यहाँ पे सव्य और अपसव्य को कैसे समझें? तो देखिए, अगर हम ये कहें कि ये हमने एक चार्ट यहाँ पर तैयार कर लिया, फ्रेम में तैयार कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कमांड दे देती हूँ यहाँ से, कॉपी, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब अपने ये जो उत्तर भारतीय कुंडली की परंपरा है, इसमें हम इस तरह से मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और यही हमारे लिए डायरेक्ट मेथड है कि हम इस तरह से जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए,
ये जो हमारे लिए ये वाला मेथड है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सव्य। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में ही क्या करें, ऐसे चलने लगे, तो हम इसे कहेंगे अपसव्य, यानी कि इनडायरेक्ट। समझे? कहने का मतलब है कि अगर हम, जो हमारा मेथड है, जब हम इसमें नंबर्स लिखते हैं चार्ट में, माना वृषभ लगन है, तो 2 3 4 5 6 हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं ना। तो ये जो तरीका है, ये कहलाता है सव्य क्रम। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट। ठीक है। और अगर हम इस तरह से लिखने लगे, इस तरह से चले, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जेमिनी में सव्य क्रम की राशियां होती है और अपसव्य क्रम की राशियां होती है, यानी कि डायरेक्ट सीक्वेंस की राशियां और इनडायरेक्ट सीक्वेंस की राशियां। अब ये कौन कौन सी राशि होती है? 1 2 3, यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। 4 5 6 अपसव्य क्रम में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। फिर तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि सव्य क्रम में आ जाती है, और मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि अपसव्य क्रम में आ जाती है। ठीक है। तो हमें अब इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी? अब देखिए, अब मैं बताती हूँ कि हमने दशा पता लगानी है कि किसी भी जातक के जीवन में दशा का क्रम क्या रहेगा। विंशोत्तरी में भी तो ऐसा ही होता है। विंशोत्तरी में हम कैसे पता लगाते हैं कि हमने चंद्रमा का भूगांश ले लिया, उससे हमें पता चल गया चंद्रमा के भूगांश से कि कौन सा नक्षत्र है। नक्षत्र का स्वामी जो होता है वही, उसी की दशा होती है। तो किसी के जीवन में सूर्य की दशा आ सकती है, किसी के में शुक्र की, किसी के में बुध की, किसी के में केतु की, किसी के में राहु की। इसी तरह से यहाँ पे भी अब पता लगाना होता है कि कौन सी राशि की दशा आएगी। वहां तो ग्रहों की दशाएं आती हैं, यहाँ राशियों की दशाएं आएंगी, तो दशा का क्रम कैसा होगा? तो सबसे पहली दशा तो लगन में बैठी हुई राशि की ही आती है। लगन की राशि की दशा होगी। अब दूसरी दशा कौन सी आए, ये पता लगाना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने माना कि यहाँ पर धनु लगन का चार्ट है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा ये है, बात आती है दशा क्रम को डिसाइड करने के लिए कि पहली दशा तो लगन की राशि की ही दशा होगी, और दूसरी स्टेप हमें ये देखना होता है कि नाइन्थ हाउस की राशि कौन सी है। अब यहाँ पे मैंने जो शब्द बोला है कौन सी, का मतलब है सव्य है या फिर अपसव्य है। अगर ये सव्य है तो डायरेक्ट सीक्वेंस चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम यूज करते हैं। अगर ये नाइन्थ हाउस की राशि अपसव्य है तो इनडायरेक्ट सीक्वेंस चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर धनु लगन में नाइन्थ हाउस की राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि इनडायरेक्ट अपसव्य क्रम की राशि है, तो दशा क्रम कैसा होगा? तो पहली दशा तो आएगी लगन की, जैसे हमने कहा ही था कि लगन की राशि की दशा, यानी कि पहली दशा तो बनी धनु, दूसरी दशा बनेगी वृश्चिक, तीसरी दशा बनेगी तुला, चौथी दशा बनेगी कन्या राशि की दशा, पांचवी दशा बनेगी सिंह राशि की दशा, छठी दशा होगी कर्क की दशा, पांच सातवीं दशा होगी मिथुन राशि की दशा, और उसके बाद होगी वृषभ राशि की दशा, के बाद मेष राशि की दशा, के बाद मीन राशि की दशा, के बाद 11वीं कुंभ राशि की दशा, और 12वीं दशा होगी
मकर राशि की दशा। ठीक है। अब हमने ये उल्टा क्यों लिखा, धनु वृश्चिक तुला कन्या, क्योंकि जो नाइन्थ हाउस की राशि थी वो अपसव्य क्रम की राशि थी। इसलिए जो दशाओं का क्रम रहेगा वो इनडायरेक्ट रहेगा, उल्टा हो जाएगा ऐसा। ठीक है। अब ये जो हमने कुंडली यहां पर ले रखी है, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या रहेगा। तो इसमें भी हमने क्या करना है, नौवे घर की राशि को पकड़ लेना है। तो नौवे घर की राशि कौन सी राशि है, सव्य क्रम है या सब सव्य क्रम है। तो यहाँ 7 नंबर है, तो इसका मीनिंग हो गया कि ये सव्य क्रम की राशि है। सव्य क्रम का होने का मतलब है कि जो दशा क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। इसको मैं रब कर देती हूँ यहां से। दशा क्रम जो रहेगा वो कैसे रहेगा, वो सव्य यानी कि डायरेक्ट रहेगा। तो पहली दशा तो आप समझ जाओ कि कुंभ राशि की ही होगी। दूसरी दशा मीन राशि की होगी। तीसरी दशा मेष। चौथी दशा वृषभ। पांचवी दशा मिथुन। छठी दशा कर्क। सातवीं दशा सिंह। आठवीं दशा कन्या। नवीं दशा तुला। 10वीं दशा वृश्चिक। 11वीं दशा धनु। और 12वीं दशा मकर राशि की होगी। ठीक है। ये तो हमें पता चल गया दशा का क्रम कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि कितने कितने सालों की होगी। जैसे विंशोत्तरी में तो हमें पता ही रहता था कि सूर्य की दशा है 6 साल की होगी, बुध की दशा है 10-17 साल की होगी। लेकिन यहां पर कैसे पता चले। अब यहां पर हमें ये देखना होता है कि प्लैनेट कहाँ बैठा है। चलो हम इसमें क्या करते हैं, इसी कुंडली में प्लैनेट्स को बिठा देते हैं। चलिए बुध को यहाँ बैठा दिया, चंद्रमा को यहाँ रैंडम बैठा रही हूं मैं, तो ये किसी की कुंडली नहीं है। मंगल यहाँ है, केतु यहाँ है, केतु के साथ ही शनि है। और केतु अगर यहाँ है तो राहु यहाँ होंगे। और मंगल के साथ ही गुरु को भी ले लेते हैं। ठीक है। और गुरु ले लिए, और कौन बचा, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र रह गए। तो शुक्र सूर्य के आसपास ही होंगे, तो शुक्र को सूर्य के साथ ही बिठा देते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि इनकी डिग्रीज कितनी कितनी है। ठीक है। हमने कहा कि बुध 13 डिग्री के हैं, शुक्र 5 डिग्री के हैं, सूर्य 23 डिग्री के हैं, राहु 26 डिग्री के हैं, तो केतु भी 26 डिग्री के हो जाएंगे। शनि को मान लीजिए 18 डिग्री के हैं, 27 डिग्री के चंद्रमा है। मंगल को 15 डिग्री मान लेते हैं। गुरु को 27, 27 नहीं 25 डिग्री मान लेते हैं, चलो 25 डिग्री के। तो डिग्री के अनुसार तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन आत्मकारक बना, कौन कैसे बना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दशा की अवधि की। हम क्या बात करेंगे, दशा की अवधि कि क्या अवधि होगी। हमें ये पता चल गया कि ये अपसव्य क्रम की राशि दशा मिली है इन्हें, और धनु के बाद वृश्चिक की दशा आएगी। तो मैं थोड़ा सा प्लेन पेपर ले लेती हूँ यहां पर। तो दशा क्रम क्या था, पहला धनु, दूसरा वृश्चिक, तीसरा तुला, चौथा कन्या, पांचवा सिंह,
कर्क, मिथुन, मेष, मीन के बाद कुंभ के बाद मकर। क्या छूट गया? धनु, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कर्क, सिंह, कर्क, मिथुन, मेष, मीन, कुंभ, मकर। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो छूटा है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। वृषभ छूट गया है। तो मिथुन के बाद यहाँ पर वृषभ आना चाहिए। मिथुन के बाद वृषभ के बाद मेष। ठीक है, इसको 12 कर देते हैं, इनको 11, और यहाँ पे लिख देते हैं 10 मीन। ठीक है, अब देखेंगे कि दशा की अवधि कितनी है। धनु राशि की दशा। धनु के स्वामी कौन है? गुरुदेव। और धनु राशि कैसी राशि है? सव्य क्रम है या अपसव्य क्रम है? तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धनु राशि सव्य क्रम की राशि है। तो सव्य गिनते हुए हम इनके स्वामी तक पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्थान आगे बैठे हैं, तो 9 - 1 8 वर्ष की धनु राशि की दशा होगी। वृश्चिक की दशा अभी नहीं बता रही हूँ, पहले तुला की बताते हैं। तुला कैसी दशा है? ये भी सव्य क्रम की दशा है। यहाँ पे देखिए सव्य क्रम है। तो तुला राशि के स्वामी को हम गिनेंगे शुक्र तक। 1 2 3 4 5 6 सव्य क्रम में गिना, और 6 - 1 5 वर्ष की दशा आ गई तुला राशि की। कन्या राशि की दशा अपसव्य क्रम की होती है। तो बुध को, कन्या के स्वामी बुध है, तो हम अपसव्य क्रम में गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 - 1 9 वर्ष की दशा आ गई कन्या राशि की। इसी तरह से सिंह राशि को देखिए। सिंह राशि भी अपसव्य क्रम की है। कन्या पे भी अपसव्य लिख देती हूँ। तो अपसव्य क्रम की है। सिंह के स्वामी सूर्य, तो अपसव्य गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 - 1 यानी कि 5 साल की दशा। अब कर्क राशि की दशा भी अपसव्य क्रम की दशा है। इनको भी उल्टा गिनेंगे। कर्क राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 - 1 10 वर्ष की दशा। मिथुन राशि की दशा सव्य क्रम की दशा है। मिथुन राशि को सव्य क्रम में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 - 1 6 वर्ष की दशा। इसी तरह से वृषभ, मेष, मीन। ठीक है, वृषभ को भी कर लेते हैं, छोड़ना क्यों है। वृषभ राशि की दशा सव्य क्रम की दशा है। मेष राशि की दशा भी सव्य क्रम की दशा है। तो सव्य क्रम में गिनते हुए शुक्र तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 - 1 यानी कि 10 वर्ष। मेष राशि की दशा सव्य क्रम की है। मंगल तक गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 4 साल की दशा। मीन राशि की दशा अपसव्य क्रम है। तो अपसव्य क्रम गिन लेते हैं कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 - 1 यानी कि 7 साल। कुंभ को छोड़ दीजिए, अभी बताती हूँ। वृश्चिक और कुंभ के केस अलग है, इन पे कंडीशन अप्लाइड है। अभी बताते हैं क्या कंडीशन है। मकर राशि देख लेते हैं। मकर राशि सब अब सव्य क्रम है। तो मकर राशि से उल्टा गिनते हुए 1 2 3 4
एक दो तीन चार, 4 - 1, 3 वर्ष की दशा। ठीक है। अब वृश्चिक और कुंभ को क्यों छोड़ा? देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल देव को कहा जाता है कुजवत केतु। तो वृश्चिक राशि में क्या करते हैं, मंगल और केतु को देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बली है। अब इनके बल को कैसे देखेंगे? मंगल के साथ कितने ग्रह बैठे हैं, केतु के साथ कितने ग्रह बैठे हैं। अगर दोनों अकेले बैठे हैं तो दोनों की डिग्री अंशात्मक मान से उनका बल देखेंगे। अगर मंगल के साथ ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो मंगल तक गिनेंगे, मंगल को बली मानेंगे। और अगर केतु के साथ ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो केतु को बली मानेंगे। ठीक है। तो समझने की बात यह है कि मंगल और केतु को कंपेयर करते हैं वृश्चिक राशि की दशा के लिए। ठीक है। ये हमें पता है कि ये सव्य क्रम की दशा है। मंगल और केतु, मंगल तक गिने या केतु तक गिने, ये देखना होता है। अब अगर मंगल भी अकेले बैठे हैं और केतु भी अकेले बैठे हैं, लेकिन अंशात्मक मान से केतु अधिक है तो केतु तक गिनेंगे। अगर अंशात्मक मान में मंगल अधिक है तो मंगल तक गिनेंगे। मंगल के साथ एक ग्रह बैठे हैं, केतु के साथ भी एक ग्रह बैठे हैं, तो भी हम देखेंगे कि इनमें कौन सा अंशात्मक मान केतु का या मंगल का ज्यादा है या कम है। अगर इनके साथ दो ग्रह बैठे हैं तो मंगल बली हो गए, अगर केतु के साथ दो ग्रह बैठे हैं तो केतु बली हो गए। ठीक है। इसी तरह से शनि को देखते हैं। शनि के केस में, यानी कि कुंभ राशि की दशा जो अपसव्य क्रम की दशा होती है, उसमें शनि को देखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि शनि तक गिने या फिर राहु तक गिने। तो कंडीशन वही है, शनि और राहु अगर अकेले अकेले बैठे हुए हैं तो इनके अंशात्मक मान देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है। एक एक ग्रह के साथ बैठे हैं तो भी इनके अंशात्मक मान, अगर ये दो ग्रहों के साथ बैठे हैं और ये एक के साथ या अकेले बैठे हैं तो शनि को बली मान लिया जाएगा। ठीक है। अभी हम इसको अपने ये जो हम कुंडली कर रहे हैं इस पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वृश्चिक राशि की दशा जो सव्य क्रम की दशा है, इसको मैं अलग रंग से लिख के देखती हूँ। तो हम सव्य क्रम पे गिनेंगे, कहां तक गिने, मंगल तक गिने या केतु तक गिने। अब यहाँ पे हमने देखा मंगल के साथ भी एक ग्रह है और केतु के साथ भी एक ग्रह है। फिर हमने देखा कि केतु की डिग्री 26 है और मंगल की डिग्री 15 है, तो हम ये समझ जाएंगे कि मंगल से ज्यादा केतु बलवान है। तो अब हम क्या करेंगे, सव्य क्रम में गिनते गिनते केतु तक आएंगे। तो ये आगे 12, तो 12 - 1 यानी कि 11 वर्ष की वृश्चिक राशि की दशा होगी। इसी तरह से हम कुंभ राशि को देखेंगे जो अपसव्य क्रम की राशि है। कुंभ राशि में भी देखिए, हम शनि तक गिने या फिर राहु तक गिने, तो शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं और राहु अकेले बैठे हुए हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शनि तक गिनेंगे। कैसे, अपसव्य क्रम में उल्टा गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 - 1, 4 वर्ष की दशा। आशा है ये दशा की अवधि आपको समझ आ गई होगी। अब अगर किसी का जन्म जातक, ये जो है जातक का जन्म हमने कहा 3 अक्टूबर 2000 में हुआ है और उसको पहले धनु राशि की दशा मिली, तो 3 अक्टूबर 2008 तक उसकी धनु राशि की दशा चलेगी। इसी तरह से 3 अक्टूबर 2011 और 8 जोड़ दिया तो 19 तक वृश्चिक राशि की दशा चलेगी। 19 20 21 22 23 24, तो 2024 तक 3 अक्टूबर तक तुला राशि की दशा चलेगी। इसी में 9 जोड़ दिए तो 2033 तक कन्या राशि की दशा चलेगी।
और 5 और जोड़ दिए तो 2038 तक सिंह राशि की दशा चलेगी, 2048 तक कर्क राशि की दशा चलेगी। तो इस तरह से कौन सी दशा कब तक चलेगी ऐसे निकाला जाता है। ये चर दशाएं हैं। अब हमने जो चार्ट ले रखा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी कुंभ राशि की ही दशा है, क्योंकि लगन कुंभ का है। तो कुंभ के लिए हमें शनि और राहु को कंपेयर करना होता है। कुंभ है अपसव्य, अपसव्य में हमें उल्टा गिनना होगा, ऐसे इस सीक्वेंस में। तो राहु तक गिने या फिर शनि तक गिने? राहु भी अकेले बैठे हैं, शनि भी अकेले बैठे हैं। तो हम देखेंगे इनके अंशात्मक मान। तो अंशात्मक मान में हमने देखा कि राहु 29 डिग्री के हैं, 29 डिग्री 40 मिनट, और शनि 24 डिग्री 34 मिनट। तो आप समझ जाइए कि हम क्या करेंगे, राहु तक गिनेंगे अपसव्य क्रम में। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 करना होगा। तो 5 वर्ष की दशा हो गई। मीन राशि कौन सी दशा है? ये भी अपसव्य क्रम है। तो मीन राशि को भी अपसव्य क्रम गुरु तक गिनेंगे। गुरु इनके स्वामी होते हैं। तो 1 2 3 4, ये देखिए गुरु यहीं बैठे हैं डी के। तो 4 - 1 यानी कि 3 वर्ष की दशा। मेष राशि सव्य क्रम है। तो सीधा गिनेंगे मंगल तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 - 1, 8 वर्ष की दशा। वृषभ राशि भी सव्य क्रम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 1, शुक्र तक गिनेंगे ना। तो 7 वर्ष की दशा वृषभ की भी। मिथुन राशि भी सव्य क्रम है, इसलिए मिथुन राशि से 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बुध की तक गिनना है। तो 7 - 1 यानी कि 6 वर्ष। कर्क राशि की दशा अपसव्य क्रम है। तो कर्क राशि को उल्टा, तो चंद्रमा तो वहीं बैठे हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक गिनते हैं तो 13 आता है। तो इसका मतलब हो गया 12 वर्ष की दशा। अगर कोई प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठा है तो वो 12 वर्ष की दशा बनती है। सिंह राशि अपसव्य क्रम, ठीक है। तो अपसव्य क्रम में गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 - 1 यानी कि 9 वर्ष। इसी तरह से बाकी की आप राशियों की दशाओं की अवधि निकाल सकते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए एक स्पेशल केस है। तो वृश्चिक राशि सव्य क्रम की राशि होती है। हमें मंगल और केतु देखने हैं। तो मंगल यहाँ पर बुध शुक्र और गुरु 3 प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, और केतु अकेले बैठे हैं। तो हमें मंगल तक गिनना होगा, ठीक है। तो अगर हम अब सव्य क्रम में गिने तो मंगल वृश्चिक राशि से 12वें स्थान पर बैठे, तो 12 - 1 यानी कि 11 वर्ष की दशा होगी। आशा है आपको ये तो समझ आ गया होगा कि दशा का क्रम कैसे निकाला जाए, चर दशा का क्रम कैसे निकाला जाए, और अवधि कैसे निकाली जाए, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात घटना, घटना के बारे में, ठीक है। हमने हमसे पूछा कि शादी कब होगी। तो शादी का कारक कौन है हमें ये पता होना चाहिए। हमसे कहा गया जॉब कब लगेगी। तो जॉब का कारक कौन है ये हमें पता होना चाहिए। तो इन सब को जानने के लिए हम सेकंड क्लास में इनको जानेंगे कि कौन कौन से कारक क्या क्या देने में सक्षम है। कौन से कारक की बात कर रहे हैं हम? आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक। जो आत्म कारक है
ठीक है, एक्सप्लेन मैं अगली क्लास में करूंगी। थोड़ा सा आइडिया अभी मैं यहाँ पर दे देती हूँ। ये थोड़ा रिमूव कर लूं। जो आत्म कारक है वो कुंडली के पहले फर्स्ट हाउस के कारक तत्वों को दर्शाता है। अमात्य कारक 10th हाउस के कारक तत्वों को दर्शाता है। 10th हाउस हमारा कर्म भाव है ना, लेकिन कर्म के साथ साथ इसमें भाग्य भाव, शिक्षा भाव भी जुड़ जाता है, क्योंकि शिक्षा के बिना कर्म नहीं होगा, भाग्य के बिना नहीं होगा। भ्रातृ कारक मेनली तो ये 3rd हाउस के कारक तत्वों को दिखाता है, साथ में 11th हाउस भी। और क्योंकि पिता को भी ये डिनोट करता है तो थोड़ा कारक तत्व 9th हाउस के भी इसमें होते हैं। मातृ कारक कंप्लीटली 4th हाउस के कारक तत्वों को डिनोट करता है, और पुत्र कारक 5th हाउस। ज्ञाति कारक 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के कारक तत्वों को कैरी करता है, दर्शाता है। और दारक कारक 7th हाउस। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ जाइए कि अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के कारक तत्वों को ज्ञाति कारक दिखा रहा है, तो यानी कि बीमारी देने वाला यही हो गया, या परेशानियों का कारक हो गया। संतान देने का कारक पीके पुत्र कारक हो गया। माता से संबंधित चीजों का, प्रॉपर्टी का मातृ कारक। भाइयों से संबंधित या दोस्तों से संबंधित, या यहाँ पे पिता भी आ जाते हैं, 9th हाउस है ना, संबंधित भ्रातृ कारक हो गए। ये छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, ये भी दे देते हैं। कर्म क्षेत्र को अगर देखना हो कि जॉब कब लगेगी, कर्म क्षेत्र के बारे में अमात्य कारक, अपने बारे में आत्म कारक, विवाह से संबंधित या दूसरों के सहयोग से संबंधित चीजें पूछनी हो तो दारा कारक उन चीजों को बताएगा। अब इसे कोई भी घटना कब होगी, हमारा मेन तो यही था ना क्वेश्चन, टाइमिंग ऑफ इवेंट देखना है हमें, है ना। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट हम तभी तो देख पाएंगे जब हमें किसी भी चीज के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो। तो अब सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकाला जाए। हमने देखी दशाक्रम भी निकाल लिया। दशाक्रम यहाँ पर हमने ये निकाला है यहाँ। ठीक है, तो अगर अब मैं थोड़ा मोटा मोटी बताऊं यहाँ पर, मतलब एक रफ आइडिया, मोटा मोटी बताने का मतलब होता है रफ आइडिया दूं, तो जब दारा कारक एक्टिवेट होगा तो आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, शादी भी हो सकती है। अगर जीके एक्टिवेट हो गया तो स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बीमारी हो सकती है, बीमारी लंबी खींच सकती है, अस्पताल में जाना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर कंपटीशन का, अगर 6th हाउस से रिलेशन आ रहा है उसका, तो कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, परिवर्तन हो सकते हैं। पीके से संबंध आ रहा है, पीके एक्टिवेट हो रहा है उस समय, तो बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे होंगी घटनाएं, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।